दोस्तों सोचो, एक ऐसा लड़का जो अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को डेट नहीं बल्कि उसका मर्डर करना चाहता है। लेकिन जब वो अपने शिकार के करीब जाता है तो उसका मर्डर प्लान एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी में बदल जाता है। आखिर कैसे पिघला ये सख्त लौंडा, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी किताब के साथ जिसका नाम है द मर्डर एनसाइक्लोपीडिया। हमारे हीरो क्योतारो इचिकावा का इंट्रोडक्शन ही यही है कि वो खुद को एक साइकोपैथ समझता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ है और स्कूल के बाकी बच्चों को आइडिया भी नहीं है कि उनके बीच एक जानवर बैठा है जो खून का प्यासा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई थोड़ी अलग है जो हमें जल्दी ही पता चल जाएगी। क्लासरूम में पीछे बैठा इचिकावा अपनी क्लासमेट आना यामादा को घूर रहा है। यामादा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, एक प्रोफेशनल मॉडल है और सबकी आंखों का तारा है। लेकिन इचिकावा के लिए वो उसका टारगेट नंबर 1 है। इचिकावा सपने देखता है यामादा के चेहरे को दर्द में तड़पता हुआ देखने के। वो मन ही मन सोचता है कि यामादा मरने के बाद कितनी सुंदर लगेगी और उसकी बॉडी सिर्फ उसकी यानी उसके मर्डरर की होगी। भाई साहब, ये लौंडा अलग ही लेवल का पागल है। अब लंच ब्रेक होता है और क्लासरूम मछली बाजार बन जाता है, इसलिए शांति की तलाश में इचिकावा लाइब्रेरी भाग जाता है जो उसका शांति का अड्डा है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पहले से ही यामादा बैठी है। इचिकावा सोचता है कि क्या ये सही मौका है उसका मर्डर करने का, पर वो अभी रुकने का फैसला करता है और चुपके से ऑब्जर्व करता है। यामादा वहां अकेले बैठकर मजे से स्नैक्स खा रही है और खाते खाते वो कुछ गुनगुना रही है। इचिकावा को लगता है कि यामादा की आवाज किसी सुरील लड़की की तरह नहीं बल्कि एक गुरिल्ला की तरह साउंड कर रही है। भाई, ये बंदी दिखती परी जैसी है पर हरकतें पूरी कार्टून वाली हैं। यामादा वहां अपना सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट बना रही है, लेकिन उसके पास कटर नहीं है। वो पेपर को हाथ से फाड़ने की कोशिश करती है पर बुरी तरह फेल होती है। अब इचिकावा के पास कटर है क्योंकि भाई जेब में पूरी मर्डर करने का इंतजाम लेकर घूमता है। वो सोचता है चलो शिकार को थोड़ा मदद कर देते हैं। वो चुपचाप कटर यामादा की तरफ बढ़ा देता है। यामादा कटर लेकर इचिकावा को थैंक्स बोलती है और हमारा सख्त लौंडा थोड़ा सा पिघल जाता है। हालांकि वो मानेगा तो नहीं। अब बेल बजती है और यामादा कटर लेकर क्लास में भाग जाती है। इचिकावा पीछे रह जाता है चिल्लाता हुआ, मेरा नाइफ, मेरा नाइफ। लाइब्रेरी के बाहर यामादा को उसकी फ्रेंड पकड़ लेती है और डांटती है कि वो अकेले स्नैक्स क्यों खा रही थी, जिस पर यामादा झूठ बोलती है पर पकड़ी जाती है। सबूत मिटाने के लिए वो बचा हुआ चिप्स का पैकेट इचिकावा को पकड़ा देती है जैसे वो उसका पर्सनल डस्टबिन हो। इचिकावा बेचारा कंफ्यूज्ड है कि ये हो क्या रहा है। अगला दिन आता है। इचिकावा अभी भी अपने कटर का वेट कर रहा है। जब वो क्लास में अपनी डेस्क पर आता है तो देखता है कटर वहीं रखा है। जब वो उसे उठाता है तो कटर अभी भी गर्म है। मतलब समझे दोस्तों, यामादा ने उसे वापस देने के लिए शायद पूरा टाइम हाथ में पकड़ कर रखा था ताकि भूल न जाए। इचिकावा सोचता है शायद ये इसलिए किया ताकि मुझे मारने का मौका न मिले, पर यह सोचकर वो शॉक हो जाता है कि यामादा को उसकी सीट कैसे पता है। अब क्लास में प्रेजेंटेशन शुरू होती है। यामादा नोटिस करती है कि जो पोस्टर उसने कल लाइब्रेरी में बनाया था वो गायब है। उसकी जगह एक नया क्लीन पोस्टर है। उसकी ग्रुप मेंबर बड़े गर्व से बोलती है, वो वाला बहुत खराब था तो मैंने नया बना दिया। यहाँ इचिकावा का खून खौल उठता है। उसे गुस्सा आता है कि यामादा ने इतनी मेहनत की थी लेकिन उसकी मेहनत को किसी ने कचरा समझ के फेंक दिया। यामादा चुपचाप खड़ी है, चेहरा उतरा हुआ है जैसे अंदर से मर चुकी हो। अब प्रेजेंटेशन के दौरान इचिकावा देखता है कि यामादा रोने जैसी शक्ल बना रही है। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और पूरी क्लास का ध्यान विंडो की तरफ जाता है। अब यामादा की सीट विंडो की तरफ ही है और इचिकावा नहीं चाहता कि कोई भी यामादा को रोते हुए देखे। तो ये हीरो क्या करता है, वो अपना खुद का ग्रुप पोस्टर कटर से फाड़ देता है। ये अजीब हरकत की वजह से सबका ध्यान इचिकावा की तरफ चला जाता है। इचिकावा सोचता है उसने यामादा की इज्जत बचा ली, पर ट्विस्ट देखो दोस्तों, यामादा रो नहीं रही थी, वो बस एक्साइटमेंट में हेलीकॉप्टर देख रही थी। भाई का पूरा पप्पू बन गया। वो हीरो बनने गया था और जोकर बन गया, पर चलो उसका इंटेंशन तो प्योर था ना। अब प्रेजेंटेशन के बाद यामाडा अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मस्ती कर रही है। इचिकावा दूर से देखकर जलता है और सोचता है ये क्या पागलपंती चल रहा है। तभी इचिकावा सुनता है कि पीछे कुछ लड़के यामाडा के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। एक लड़का बोलता है वो यामाडा के साथ गंदी चीजें करना चाहता है। ये सुनते ही इचिकावा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन उन्हें गाली देने लगता है पर कुछ बोल नहीं पाता। अब इचिकावा वापस लाइब्रेरी जाता है जहां उसे फिर से यामाडा मिलती है। इस बार वहां यामाडा की क्लासमेट हारा-सान भी आ जाती है। हारा थोड़ी हेल्दी है और डाइट की बात कर रही है। तभी वहां कांजाकी नाम का लड़का आता है। इचिकावा को लगता है कि अब कोई कन्फेशन होने वाला है तो वो ऑकवर्ड फील करता है। लेकिन यहाँ बात एक अजीब मोड़ लेती है। कांजाकी बोलता है उसे चबी लड़कियां पसंद है और बस थोड़ी सी मोटी नहीं बल्कि उसे वो लड़कियां पसंद है जो 100 केजीज क्रॉस कर जाएं। भाई साहब, ये बंदा अलग ही शौक लेकर घूम रहा है। अब असली मजा शुरू होता है। इचिकावा पीछे छुपकर ये सब बातें सुन रहा है, पर ये बात सिर्फ यामाडा को पता है और बस गलती से इचिकावा से किताब गिर जाती है। ये आवाज सुनकर कांजाकी पूछता है कौन है वहां। अब पकड़े जाने के डर से यामाडा इचिकावा की तरफ इशारा करती है कि बिल्ली बन जा। बेचारा इचिकावा मर मर के बिल्ली की आवाज निकालता है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि लगता है बिल्ली मर रही है।
अब यामाडा कवर अप करने के लिए बोलती है इचिकावा के पास जाती है और असली बिल्ली जैसी आवाजें निकालने लगती है। ये सुनकर हारा और कांजाकी को विश्वास हो जाता है कि वो सच में बिल्ली होगी और दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यामाडा भी इचिकावा को बाय बोलकर वहां से चल जाती है। उसके बाद इचिकावा एक बुक स्टोर में जाता है। वहां उसे वही मैगजीन दिखती है जिसका जिक्र यामाडा ने किया था, सीएल। ये वही मैगजीन है जिसमें खुद यामाडा की फोटो लगी है। वो मैगजीन उठा ही रहा होता है कि उसे यामाडा दिख जाती है। यामाडा वहां अपनी ही मैगजीन के पास खड़ी होकर अजीब हरकतें करने लग जाती है। असल में यामाडा चाहती है कि लोग उसे पहचाने कि इस मैगजीन में वो खुद हैं। वो कस्टमर्स के पास जाकर पोज कर रही है पर कोई भाव नहीं देता। इचिकावा दूर से देखकर शर्म से पानी पानी हो रहा है। वो सोचता है बहन तू ऑथर नहीं है, ऑटोग्राफ देने के लिए रेडी मत हो। आखिर में कोई उसे नहीं पहचानता और यामाडा निराश होकर मैगजीन वापस रखकर वहां से चल जाती है। इचिकावा को बुरा लगता है और फिर वो लेडीज फैशन मैगजीन खरीद लेता है। घर जाकर इचिकावा वो मैगजीन पढ़ता है। उसमें लड़कियों के कपड़े पहनने के बारे में बताया है जो उसके किसी काम के नहीं, लेकिन फिर उसे यामाडा की फोटोज दिखती हैं। वहां वो एकदम अलग लग रही हैं, सुंदर, प्रोफेशनल और किसी दूर की दुनिया की। इचिकावा को अचानक रियलिटी हिट करती है। वो सोचता है कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, मैं कहाँ और ये कहाँ। वो गुस्से में आकर मैगजीन कूड़े में फेंक देता है। अगली सुबह इचिकावा स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे यामाडा दिखती है। पर वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक हैंडसम लड़का है, नांजो। नांजो जो स्कूल का पॉपुलर लड़का है, यामाडा से उसका नंबर मांग रहा है। इचिकावा सोचता है हाँ भाई, इतनी सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड होगा ही, ये तो नॉर्मल बात है। पर अंदर ही अंदर वो जल रहा है। नांजो वहां यामाडा से फ्लर्ट कर रहा है और यामाडा भी उसकी बातों से हंस रही है और ये सब इचिकावा दूर से देख रहा है। फाइनली नांजो यामाडा से बोलता है अपना नंबर दे दो। ये सुनकर यामाडा ऑकवर्ड फील करने लग जाती है। वो मना करने की कोशिश कर रही है पर नांजो उसका हाथ पकड़ के फोर्स करने लग जाता है। ये सब इचिकावा दूर से देख रहा है और खुद को समझाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो साइकोपैथ हूँ। लेकिन दोस्तों दिल तो बच्चा है जी। इचिकावा से रहा नहीं जाता। वो अपनी साइकिल फुल स्पीड में भगाता है और सीधा नांजो और यामाडा की तरफ फेंक देता है। साइकिल उनसे थोड़ा दूर जाकर रेलिंग से टकराती है और पानी में गिर जाती है। नांजो डर के मारे साइड हो जाता है। ये देखकर यामाडा इचिकावा से पूछती है ये क्या था, तुमने साइकिल क्यों फेंकी? इचिकावा बिल्कुल शर्म से लाल है और मामले को ठंडा करने के लिए बोलता है कि मैंने गलती से ब्रेक की जगह गैस पेडल दबा दिया। सोचो, साइकिल में गैस पेडल। यामाडा ये सुनते ही जोर से हंसने लगती है। वो इचिकावा की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलती है इचिकावा तुम सच में बहुत फनी हो। नांजो का सीन कट हो गया और हमारे हीरो ने बिना मारे ही बाजी मार ली। अब अगला दिन आता होता है और इचिकावा वापस लाइब्रेरी में बैठकर सपने देख रहा है। मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। बंदा अपने आप को एक विलन समझता है और लाइब्रेरी उसके लिए उसका घर है जहां उसकी पावर शांत रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अड्डे में अब यामाडा आ चुकी है। वो वहां बैठकर बच्चों वाली कैंडी बना रही है जिसमें पाउडर और पानी मिक्स करके कलर चेंज होता है। इचिकावा का दिमाग खराब हो रहा है कि भाई तू सेकेंड ईयर मिडिल स्कूल में है और तू ये क्या छोटे बच्चों वाले स्नैक्स खा रही है। यामाडा ग्लास ढूंढने के लिए पागल हो रही है और बस अब कुछ ही मिनट बाकी हैं क्लास शुरू होने में। इचिकावा जो बाहर से सख्त लौंडा बनता है पर अंदर से पिघला हुआ है, भागकर ऊपर से उसके लिए ग्लास लाने जाता है। पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि यामाडा ने जुगाड़ कर लिया है और वो मजे से अपनी कैंडी खा रही है। खैर, फिर से जाते जाते यामाडा अपना कचरा इचिकावा को दे जाती है जैसे कोई गिफ्ट दे रही हो। अब सीन चेंज होता है क्लासरूम में जहां गर्मी ने सबका हाल बुरा कर रखा है और यामाडा और उसके दोस्त एक दूसरे को किताब से हवा दे रहे हैं। इचिकावा दूर बैठकर ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि इतने सारे दोस्त होने के बावजूद यामाडा हमेशा अकेले स्नैक्स क्यों खाती है। क्या उसे शक हो गया है कि इचिकावा उसे मारने वाला है? अब पसीने की वजह से यामाडा के कपड़े गीले हो गए हैं और तभी पीछे से थरकी अदाची बोलता है कि वो यामाडा के पास जा रहा है, शायद उसे उसकी ब्रा दिख जाए, और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर इचिकावा को बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी पॉकेट से अपना कटर निकालता है और जमीन पर गिरा देता है। अदाची उसको उठाने के लिए रुकता है और इसी बीच लड़कियां क्लास के बाहर चली जाती हैं। इचिकावा का प्लान सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वापस लाइब्रेरी में यामाडा और इचिकावा फिर से अकेले हैं। यामाडा इचिकावा से उसका फैन मांगती है और उसे स्मेल करके कहती है इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, इसे सूंघ कर देखो। इचिकावा पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है पर वो आखिर में मान जाता है और भाई साहब जैसे ही वो स्मेल करने जाता है वो देखता है कि यामाडा ने स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे स्विम सूट पहना हुआ है। ये देखकर वो शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मोएको की आवाज आती है। ये सुनकर यामाडा घबराकर टेबल के नीचे छुप जाती है। कोबायाशी अंदर आकर इचिकावा से पूछती है कि तुमने यामाडा को देखा है, जिस पर इचिकावा मना कर देता है। अब कोबायाशी वहीं चेयर पर बैठ जाती है, ठीक उस टेबल के पास जहां यामाडा नीचे छुपी हुई है। अब कोबायाशी बताती है कि उसे स्नैक्स से एलर्जी है, इसलिए यामाडा उससे छुपकर स्नैक्स खाती है ताकि उसे कुछ नुकसान ना हो, और फिर बोलती है कि इसलिए यामाडा उसकी बेस्ट फ्रेंड है।
यामादा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सरप्राइज बोलकर नीचे से बाहर निकल आती है और फिर दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अब गर्मियों की छुट्टी खत्म हो चुकी है और स्कूल फेस्टिवल का टाइम आ गया है। अब इचिकावा की क्लास वालों ने डिसाइड किया है कि वो एक भूत बंगला बनाएंगे। तभी यामादा इचिकावा के पास आती है और बोलती है, इचिकावा तुम ड्राइंग में अच्छे हो ना, मदद करो ना। इचिकावा मना नहीं कर पाता। वो हारासान के साथ मिलकर पेंटिंग करने लग जाता है। हारासान पेंटिंग कर रही होती है और इचिकावा उसे एडवाइस देता है, खून के लिए थोड़ा और ब्लैक मिक्स करो, ज्यादा डार्क होगा। फिर शुरू होता है असली ड्रामा। हारासान पानी फेंकने चली जाती है और तभी क्लास के लोग देखते हैं कि उस पेंटिंग में लिखा है यामादा की कब्र। ये देखकर अदाची, जो वहाँ चौधरी बनकर घूम रहा है, वो चिल्लाता है, ये किसने लिखा? हारा ने लिखा ना, वो जरूर जलती होगी यामादा से। इचिकावा देखता है कि बात बिगड़ रही है। अगर सबको लगा कि हारा ने ये लिखा है तो सारी लड़कियां मिलकर उसे बहुत बुरा बोलेंगी और बस इसलिए इचिकावा बोल पड़ता है कि वो मैंने लिखा है। ये सुनकर अदाची इचिकावा का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तूने लिखा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे अभी मारता हूँ। इचिकावा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, तो वो ज्ञान पेलना शुरू कर देता है। मौत बुरी चीज नहीं है, मौत ही तो असली जिंदगी है। ये सुनकर पूरी क्लास उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। ये बंदा पागल है क्या? तभी हारा बीच में आती है और सच बोल देती है, नहीं ये इचिकावा ने नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है। ये सुनकर सब फिर से शॉक हो जाते हैं। फिर हारा एक्सप्लेन करती है, अरे मैंने बस कॉमन सरनेम्स लिखे थे, जैसे कोबयाशी, योशिदा, उसमें यामादा भी लिख दिया। ये सुनकर अदाची का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो इचिकावा को छोड़ देता है। हारा वो नाम मिटा देती है और सब नॉर्मल हो जाता है। पर यामादा, जो ये सब देख रही थी, वो इचिकावा के पास आती है। वो धीरे से सॉरी बोलकर वहां से चल जाती है। इचिकावा सोचता है, ये सॉरी क्यों बोल रही है? मैंने तो बस झगड़ा रोका। फिर इचिकावा उस मिटाए हुए पेंटिंग पर अपना नाम लिख देता है, इचिकावा की कब्र। वाह भाई, ट्रू ट्रू। अब इचिकावा हाथ धोने जाता है और उस सॉरी के बारे में सोचने लगता है। तभी पीछे से यामादा आती है, हाथ में लाल पेंट लेकर। वो बोलती है, शायद अगर मैं खून से लथपथ होती तो ज्यादा डरावनी लगती। वो अपने ऊपर पेंट लगाने लगती है। इचिकावा, जो अब तक ब्लड एक्सपर्ट बन चुका है, उसे रोकता है। रुको, ऐसे नहीं, अगर असली खून दिखाना है तो थोड़ा ब्लैक मिक्स करो और इसे छींटे मारो। यहाँ एक बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। यामादा अपना चेहरा आगे करती है ताकि इचिकावा उस पर रंग लगा सके। ये देखकर इचिकावा शर्म से लाल हो जाता है और जैसे तैसे हिम्मत करके बस एक छोटा सा रंग लगाकर वहां से निकल जाता है। फाइनली फेस्टिवल का दिन आ जाता है। स्कूल स्टूडेंट से भरा हुआ है। इचिकावा हमेशा की तरह अकेला है और सोच रहा है कि टॉयलेट में छुपकर मोबाइल गेम खेलूंगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अचानक आवाज आती है, अरे यहाँ सिर्फ तुम लड़कियां ही हो। ये आवाज है हारुया की, वो हैंडसम सीनियर जो लड़कियों पर लाइन मारने के लिए मशहूर है। वो यामादा और उसके ग्रुप के पास आता है और बोलता है, चलो साथ में घूमते हैं। यामादा की फ्रेंड्स मना करने की कोशिश करती हैं, पर एक लड़की बोलती है, हाँ चलो चलते हैं, जिसके वजह से सबको जाना पड़ता है। इचिकावा दूर से ये देख रहा है और जल भुन रहा है। ये पागल फिर से आ गया, पर उसे याद आता है कि जब उसकी साइकिल नदी में गिरी थी तो इसी ने मदद की थी निकालने में। इचिकावा सोचता है कि ये बुरा आदमी तो नहीं है, पर है तो इरिटेटिंग। अब थोड़ी देर बाद यामादा इचिकावा के पास आ जाती है और दोनों मिलकर एक बड़े से मैप के पास चल जाते हैं जो जमीन पर बिछा हुआ है। वो एक्साइटेड होकर बोलती है, देखो स्टेशन यहाँ है, तो वो कैंडी शॉप यहाँ होगी और मेरा घर यहाँ। वो उंगली रखकर अपना घर ढूंढती है। फिर वो इचिकावा से पूछती है, इचिकावा तुम्हारा घर कहाँ है? इचिकावा मैप पर पॉइंट करता है, मेरा घर शायद यहाँ है। यामादा तुरंत कैलकुलेट करती है, मतलब मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। भाई साहब, लड़की ने डिस्टेंस भी नाप लिया। इचिकावा सोचता है ये इतनी डिटेल्स क्यों निकाल रही है। तभी इचिकावा सोचता है कि ये मैप कितना कूल है। वो अपना फोन निकालकर यामादा से पूछता है, क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? यामादा बोलती है, हाँ श्योर, लाओ इधर। और वो इचिकावा के हाथ से फोन ले लेती है। इचिकावा कंफ्यूज हो जाता है, फोन क्यों लिया? अगले ही पल यामादा फोन को सेल्फी मोड में डालती है, इचिकावा के पास आती है और क्लिक, एक सेल्फी ले लेती है। इचिकावा शॉक में, नहीं मुझे मैप की फोटो लेनी थी। वो चिल्लाता है, पर डैमेज हो चुका है या कहो जैकपॉट लग गया है। यामादा को लगा इचिकावा उसके साथ फोटो लेना चाहता था। फिर यामादा वापस अपने दोस्तों के पास चल जाती है, पर इचिकावा के दिमाग में अभी भी वो सेल्फी घूम रही है और यामादा की वो मुस्कुराहट। मैप तो बस बहाना था, असली डेस्टिनेशन तो कुछ और ही बन गई। अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि इचिकावा नर्स रूम में लेटा हुआ है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा है। और तभी वो देखता है कि उसके बगल वाली बेड पर यामादा सोकर है। वो उसे देखकर वापस से सोचने लगता है, क्या ये सही मौका है इसे मारने का? कि तभी यामादा उठ जाती है और उसकी नज़र इचिकावा पे पड़ती है और वो कहती है, थैंक गॉड, मुझे लगा कोई स्ट्रेंजर मुझे घूर रहा है। भाई इचिकावा स्ट्रेंजर ही तो है, बस सेम क्लास में होने से कोई दोस्त थोड़ी बन जाता है। यामादा बताती है कि उसके पेट में दर्द है और इचिकावा बताता है कि उसके सर में दर्द है। फिर यामादा बिना सोचे समझे अपनी जेब से ढेर सारी चॉकलेट्स निकालती है और साथ में एक दवाई भी। और फिर वो दवाई इचिकावा को देकर बोलती है, ये लो, ये सर दर्द के लिए भी काम करती है। दवाई लेकर इचिकावा पानी पीने जाता है और देखता है कि वहाँ पे कप में पहले से ही पानी है। इसे लगता है इसमें यामादा ने पहले से ही पानी पी रखा है। ये देखकर इचिकावा का दिमाग हिल जाता है।
वो सोचता है अगर मैं इससे पानी पीऊंगा तो ये तो साफ साफ किस हो गया। भाई का दिल जोर जोर से धड़क रहा है और वो बिना पानी के ही सीधा दवाई गटक लेता है। थोड़ी देर बाद यमादा वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो अपनी ट्रैक सूट की जैकेट वहीं भूल जाती है। अब शुरू होता है असली ड्रामा। उसका दिमाग कहता है कुछ मत कर, शांत रहे, लेकिन उसका हाथ अपने आप जैकेट की तरफ बढ़ने लगता है। इचिकावा खुद को समझाता है कि ये उसके दिमाग के कीड़े हैं जो उसे ये सब करवा रहे हैं। जैसे ही वो जैकेट को उठाने वाला होता है, नर्स वहां आ जाती है। वो देखती है कि यमादा अपना शर्ट वहीं भूल गई है, और क्योंकि इचिकावा भी यमादा की क्लास में है तो वो उसे ये शर्ट दे देती है यमादा को वापस करने के लिए। बेचारा इचिकावा ना चाहते हुए भी अब डिलीवरी बॉय बन गया है। अब इचिकावा क्लास की तरफ जाता है और देखता है कि यमादा बाहर ही है। वो जैकेट देने की कोशिश करता है, पर यमादा को याद आता है कि वो अपनी चॉकलेट्स नर्स के ऑफिस में भूल आई है। वो इचिकावा की बात सुने बिना वापस भाग जाती है। इचिकावा के हाथ में जैकेट रह जाती है और वो सोचता है ये लड़की कितनी केयरलेस है यार। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां अडाची और उसके थर्की दोस्त एक नई बकवास गेम खेल रहे हैं, और जो भी ये गेम हारेगा उन्हें जाकर लड़कियों से पूछना पड़ेगा कि क्या वो लोग भी अकेले में गंदे काम करती हैं। अब अडाची गेम हार जाता है और अब उसे जाकर लड़कियों से ये सवाल पूछना पड़ेगा। इचिकावा दूर बैठा ये सब सुन रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं। अडाची लड़कियों के पास जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पर फटके हाथ में आ जाती है। वो डायरेक्ट सवाल पूछने के बजाय कहता है मैं तुम्हारे नेल्स देखकर बता सकता हूँ कि तुम कितनी हेल्दी हो। लड़कियां उसे वियर्ड लुक देती हैं और ये जल्दी से वहां से भाग जाता है। वापस आकर अडाची अपने दोस्तों से बोलता है कि सबके नेल्स छोटे थे, इसका मतलब वो पक्का गंदे काम करती हैं। इसके बाद अडाची इचिकावा के पास आता है और उसे एक लेटर देकर कहता है भाई प्लीज ये लेटर यमादा को दे दे। इचिकावा मना करने की कोशिश करता है, पर अडाची जबरदस्ती वो लेटर थमा देता है। इचिकावा को लगता है कि इस लेटर में बिल्कुल गंदी बातें लिखी होंगी, इसलिए वो लेटर के बदले अपनी ड्राइंग यमादा को दे देता है। पर असल में अडाची ने लेटर में बस यमादा का नंबर मांगा था। अब थोड़ी देर बाद अडाची और उसके दोस्त फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इस बार वो लड़कियों के पास पर्सनैलिटी टेस्ट के बहाने जाते हैं। अडाची लड़कियों से कहता है मेरी मुट्ठी को टच करो, जिस तरह से तुम टच करोगी उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी पता चलेगी। असल में ये इंटरनेट पर पढ़ा हुआ एक घटिया ट्रिक है जिससे लड़कियों की बंदी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जल्द ही लड़कियों को भी उस ट्रिक के बारे में पता चल जाता है और वो लोग अडाची को वहां से भगा देती हैं। लेकिन किस्मत देखो, सीन कट होता है लाइब्रेरी में। इचिकावा वहां अकेला बैठा पढ़ रहा है। अचानक यामादा वहां आती है और अपने चिप्स के पैकेट को देखती है। वो देखती है कि उसमें कुछ चिप्स कम हैं, तो उसे लगता है कि इचिकावा ने वो चिप्स ले लिया है, तो वो जाकर उसका हाथ पकड़ के चेक करने लग जाती है, पर उसे चिप्स नहीं मिलता। पर दोस्तों, यहाँ इचिकावा का हाल बुरा है। वो एकदम स्टैचू बन गया है। यामादा का हाथ उसके हाथ के ऊपर है। इचिकावा को तुरंत वो पर्सनैलिटी टेस्ट याद आता है। अगर लड़की का हाथ ऊपर है, इसका मतलब वो डोमिनेट करना चाहती है। इचिकावा का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो सोचता है क्या ये मुझे डोमिनेट करना चाहती है या फिर ये बस मेरे चिप्स चुराना चाहती थी। यामादा तुरंत सॉरी बोलती है और चिप्स लेकर भाग जाती है, लेकिन इचिकावा का दिल अभी भी 200 की स्पीड पर भागा जा रहा है। अब अगला सीन बास्केटबॉल कोर्ट का है। यामादा और बाकी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और इचिकावा साइड में बैठा ये सब देख रहा है। वो नोटिस करता है कि वो अपनी नजरें यामादा से हटा ही नहीं पा रहा। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी अचानक किसी ने बॉल पास की और यामादा का ध्यान भटक गया और धड़ाम, बास्केटबॉल सीधा आकर यामादा के चेहरे पर लगती है। पूरा कोर्ट शांत हो जाता है। यामादा नीचे गिर जाती है। जब वो चेहरा ऊपर करती है तो उसकी नाक से खून बह रहा होता है। टीचर तुरंत उसे नर्स के पास ले जाने लगता है। इचिकावा वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पैर अपने आप नर्स ऑफिस की तरफ चलने लगते हैं। वो चुपके से नर्स रूम में जाकर बेड के नीचे छुपकर सब देखने लग जाता है। उधर यामादा अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही है। वो रो रही है, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कल उसका फोटो शूट है और अब उसका चेहरा सूज गया है। इचिकावा बेड के नीचे से ये सब सुन रहा है। उसे पहली बार रियलाइज होता है कि यामादा सिर्फ एक हैप्पी गो लकी लड़की नहीं है, उसके ऊपर भी करियर का प्रेशर है। वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस है और न चाहते हुए भी इचिकावा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। और तभी यामादा की पॉकेट से कुछ गिरता है और इचिकावा देखता है कि वो वही स्केच है जो इचिकावा ने उसे दिया था, उसकी नॉवल की हीरोइन का स्केच। यामादा ने उसे फेंकने के बजाय संभाल कर रखा है। ये देखकर इचिकावा के अंदर कुछ टूटता है। वो सारी यादें, यामादा का हंसना, उसको दवाई देना, उसका हाथ पकड़ना, सब उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। इचिकावा खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है और फाइनली मान लेता है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ। ये मोमेंट काफ़ी हैवी है दोस्तों, क्योंकि अब तक वो खुद को मर्डरर समझता था, पर अब उसे समझ आ गया है कि वो आशिक बन चुका है। अब अगला दिन स्कूल में यामादा क्लास में आती है। उसकी नाक पर बैंडेज लगा हुआ है। सब लोग उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। यामादा सबको हंसती हुई बता रही है कि बस बास्केटबॉल लग गई थी। वो दिखावा कर रही है कि वो ठीक है, पर इचिकावा जानता है कि वो कल कितना रो रही थी। यामादा अपने दोस्तों से कहती है, मुझे लगा मेरी नाक हमेशा के लिए टेढ़ी हो जाएगी और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उसके दोस्त उसे हौसला देते हैं। अब थोड़ी देर बाद इचिकावा देखता है कि यामादा बार बार अपनी नाक पोंछ रही है और उसके पास टिश्यूज खत्म हो गए हैं।
ब्रेक टाइम में इचिकावा लाइब्रेरी जाता है। वो जानता है कि यामादा वहां आएगी। वो वहां रखे सारे टेबल्स पे टिश्यूज के पैकेट्स रख देता है, सिर्फ एक नहीं बल्कि ढेर सारे पैकेट्स, जैसे कोई बफे लगा हो। फिर वो चुपके से बुक शेल्फ्स के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद यामादा वहां आती है। वो देखती है कि टेबल पे प्लीज फील फ्री टू टेक सम के नोट के साथ टिश्यूज का पहाड़ रखा है। ये देखकर वो हैरान होती है, पर फिर मुस्कुराती है। वो समझ जाती है कि ये किसी की साइलेंट केयर है। वो वहां बैठती है, अपना फेवरेट चिप्स खोलती है और टिश्यूज यूज करती है। इचिकावा पीछे से उसे देखता है। यामादा चिप्स खा रही है, खुश है, और वो बैंडेज के साथ भी उतनी ही प्यारी लग रही है जितना नॉर्मली लगती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सच कहूं, एंडिंग देखते वक्त मुझे वैसे ही गूज़बम्स आ गए जैसे किसी एपिक मोमेंट में आते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।